एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आपका स्वागत है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। आज हम लोग फिर से लेके आए हमारी 45 डे चैलेंज यानी जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 यानी डे नंबर रहेगा हमारा 6, जो कि है एसएससी फाउंडेशन बैच 2025 के आने वाले जितने भी एग्जाम्स एसएससी को टारगेट करके होंगे वो सभी इसी बैच के थ्रू यानी पूरी की ओवरऑल जीएस हम लोग कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। तो ये है आपका डे 6। इससे पहले की क्लासेस आप लोग इसी चैनल पर देख सकते हैं। ये क्लास आप लोग देख रहे हो न्यू लक्ष्य एकेडमी चैनल पे, तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डे नंबर 6 और 45 डे चैलेंज। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज रीऑर्गेनाइज्ड बाय बलबन। यानी इन डिपार्टमेंट में से, इन चारों डिपार्टमेंट में से कौन सा डिपार्टमेंट बलबन के पास था, रीऑर्गेनाइज करा बाय बलबन। तो इसका आंसर बनेगा दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज नाम का जो डिपार्टमेंट है ये लाया गया था बलबन राजा के द्वारा, बलबन के द्वारा। और दीवाने अर्ज हमारा एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है, मिलिट्री। दीवाने अर्ज कैसा टाइप का डिपार्टमेंट था आपको बताना चाहिए। एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन। बलबन के आपको दो डिपार्टमेंट याद रखने हैं, एक तो दीवाने अर्ज हो गया, दूसरा आपको याद रखना है दीवाने वजारात। दीवाने वजारात, दीवाने अर्ज और दीवाने वजारात, ये दोनों डिपार्टमेंट बाय बलबन। दीवाने वजारात आप याद रखना, ये है फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। और दीवाने अर्ज देखने को मिलता है आपको मिलिट्री डिपार्टमेंट। दोनों ही डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन। बलबन बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बलबन जो है ये बिलोंग करता है स्लेव डायनेस्टी के साथ। स्लेव डायनेस्टी का राजा है बलबन। इसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए 1266 से लेकर 1287 एडी तक। बलबन, बलबन के बारे में आपको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए। बलबन आपको बोलता है जिले इलाही। इस बात का मतलब है अपने आप को बोलता है ये शैडो ऑफ गॉड, शैडो ऑफ गॉड, अपने आप को भगवान की परछाई बोलता है। बलबन जिले इलाही न्यापत खुदाई, ये वर्ड यूज करता है खुद के लिए। बलबन इंट्रोड्यूस करता है दो सिस्टम, जिसका नाम था एक का सिजदा, सिजदा एंड पैबोस। सिजदा और पैबोस अपने कोर्ट में लेके आता है बाय बलबन। सजदा होता है आते ही झुक के सलाम करो राजा को, और पैबोस है राजा की फीट को किस करना, किसिंग ऑफ फीट्स, फीट को किस करना, पैबोस। ये दोनों इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन। बलबन ही वो राजा है जो लेके आता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, लोह और रक्त की नीति इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन। बलबन ने स्टार्ट करा है नवरोज फेस्टिवल। बलबन का कॉइन आपको याद रखना है, इसका नाम है बलबनी कॉइन। बलबनी कॉइन के नाम से आप लोग पहचान सकते हो, इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन। गयासुद्दीन बलबन इसका रियल नाम। बलबन ने खत्म किया, बलबन एबोलिस्ड चालीसा, ही एबोलिस्ड चालीसा। चालीसा एक 40 मेंबर्स का ग्रुप होता था जो कि राजा को उसके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा। 40 मेंबर्स का एक ग्रुप था, तो चालीसा को खत्म करने का काम किया बाय बलबन। और ये चालीसा सेटअप करा था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश राजा ने सेटअप किया था चालीसा, और खत्म किया गया बलबन के द्वारा। ये बातें आपको याद रखनी है बलबन से। इस क्वेश्चन में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बात कर रहा है तबला प्लेयर उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 में इनमें से कौन सा अवार्ड दिया। तो इसका आंसर बनेगा पद्म विभूषण, सी थर्ड। 2023 में इनको दिया गया पद्म विभूषण। ये है सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड।
और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमें देखने को मिलता है भारत रत्न। और आपको पता होना चाहिए अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले इनकी डेथ भी हो चुकी है, उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कि तबला प्लेयर मास्टर थे, तबला प्लेयर। इनकी डेथ हो गई है अभी रिसेंटली, जस्ट अभी 73 ईयर्स की एज में। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। इससे पहले इनको पद्म श्री पद्म विभूषण मिल चुके हैं और 2023 में इनको मिला था पद्म विभूषण, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के पास है ग्रैमी अवार्ड्स, इनको मिल चुके 5 ग्रैमी अवार्ड्स। अभी जो रिसेंटली अवार्ड मिला इनको ग्रैमी, वो मिला था इनकी एल्बम के लिए द मोमेंट। द मोमेंट एल्बम के लिए इनको 5th ग्रैमी अवार्ड मिला अभी रिसेंटली। इनका नाम आप लोग याद रखें, उस्ताद जाकिर हुसैन। इनके फादर का नाम था उस्ताद अल्लाह राखा। अल्लाह राखा आपसे पूछा जाए कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते हैं, तो वो भी तबला वादक, तबला इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान कौन था, लास्ट सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड आपको बताना चाहिए। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी 1206 में, स्टार्ट करी गई थी बाय स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में भी राजा कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत शुरू करी गई 1206 में, और दिल्ली सल्तनत खत्म होती है 1526 में। खत्म किसने करी दिल्ली सल्तनत, आपको बताना चाहिए बाबर। बाबर इंडिया में आ चुका था और दिल्ली सल्तनत को खत्म करके अपना नया मुगल एम्पायर स्टार्ट कर देता है बाबर। मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर स्टार्ट करा गया बाबर के द्वारा इन द ईयर 1526। और उस टाइम पर पूछा जा रहा है कि लास्ट राजा कौन था, तो इसका नाम है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ये है लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, या फिर लास्ट रूलर ऑफ लोदी वंश। ये देखने को मिलती है हमें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध इन दोनों के बीच, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। यानी इंडिया में बाबर आया और इन दोनों के बीच फाइट होती है, यानी वॉर होती है। इसका नाम है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमें देखने को मिली 1526 में। 1526 में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को मार दिया गया और दिल्ली सल्तनत खत्म करके अपना मुगल एम्पायर स्टार्ट करता है बाबर। तो लास्ट राजा बनेगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी बिलोंग करता है लोधी वंश से। लोधी वंश का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, तो 1451 से लेकर 1526 तक। लोधी वंश का फाउंडर आपसे पता होना चाहिए, इसका फाउंडर है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी देखने को मिलते हैं हमें, फाउंडर ऑफ लोधी वंश। और ये बैटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सबसे पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया गन पाउडर। गन पाउडर लेके आया गया किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और बाबर को जिसने इनवाइट किया था उनका नाम आपको याद रखना है। बाबर अपने आप खुद से नहीं आया था, इसको इनवाइट किया गया था भाई दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी के द्वारा। दौलत खान लोधी ने बुलाया था बाबर को इब्राहिम लोधी को हरवाने के लिए, और ये होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। लोधी डायनेस्टी आप लोग याद रखो, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट अफगान डायनेस्टी है, पहली अफगान। इससे पहले जितने भी थे वो सभी थे तुर्क, जैसे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, ये सारे तुर्क थे। पर पहली अफगान डायनेस्टी बनती है लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी। सिकंदर लोधी से कुछ बातें आप लोग याद रखो। सिकंदर लोधी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनका रियल नेम था निजाम खान। निजाम खान रियल नेम ऑफ सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर बसाया है, आगरा शहर इन द ईयर 1504। 1504 में आगरा शहर फाउंड किया गया बाय सिकंदर लोधी, और 1506 में आगरा को अपनी कैपिटल बना लिया जाता है सिकंदर लोधी के द्वारा। इसका रियल नेम था निजाम खान। सिकंदर लोधी एक लैंड मापने की यूनिट लेके आता है, लैंड मेजरमेंट यूनिट देता है, जिसका नाम है
गज ए सिकंदरी, लैंड मापने की एक यूनिट लेके आता है जिसका नाम है गज ए सिकंदरी, अपने नाम पे। गज ए सिकंदरी नाम की एक लैंड मेजरमेंट यूनिट है, भूमि मापने की इकाई है। गज ए सिकंदरी किसने दी? तो सिकंदर लोदी। ओके, आप लोग इस क्वेश्चन से इतनी बातें याद रखें। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स ट्रॉफी नॉट रिलेटेड टू इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट, यानी इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट से कौन सी ट्रॉफी नहीं है बात कर रहा है। तो क्रिकेट में हमें ट्रॉफी देखने को मिलती है दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सभी देखने को मिलती है। इसका आंसर बनेगा सेकंड, डूरंट कप। डूरंट कप आंसर बनेगा। डूरंट कप हमें देखने को मिलता है फुटबॉल के अंदर, डूरंट कप देखने को मिलता है फुटबॉल में, और बाकी तीनों ट्रॉफी देखने को मिलती है हमें क्रिकेट के अंदर। क्रिकेट में एक और याद रखो आप लोग, ईरानी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप, रणजी ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफी देखने को मिलती है क्रिकेट में। फुटबॉल में आपको याद रखना डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी, यूएफा लीग, बुंदसलीगा, ये सभी ट्रॉफी देखने को मिलती है फुटबॉल के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है इनमें से कौन से एक्सपोनेंट है जो कि फ्लूट फ्लूट बजाते हैं। फ्लूट के लिए मैंने आपको एक नाम बताया, नहीं बताया तो अभी लिख लीजिए, इनका नाम है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक्सपोनेंट ऑफ फ्लूट, बांसुरी बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट के साथ। बाकी नाम भी आप लोग याद रखो, पंडित रविशंकर सितार, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी पंडित रविशंकर। फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैमी, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता। ग्रैमी है म्यूजिक का हाईएस्ट अवार्ड, इन द ईयर 1968 या फिर 69, ये कंफर्म करना। अपनी एल्बम के लिए, उस एल्बम का नाम है फ्रॉम वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए, इस एल्बम के लिए इन्होंने जीता ग्रैमी अवार्ड। पंडित रविशंकर, इनको भारत रत्न मिल चुका है इन द ईयर 1999, भारत रत्न। बिस्मिल्लाह खान का नाम आप लोग याद रखो, शहनाई, शहनाई से आप लोग याद रखो बिस्मिल्लाह खान का नाम, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी बिस्मिल्लाह खान, शहनाई। जब हमारा देश आजाद हो रहा था इन द ईयर 1947, तब इन्होंने रेड फोर्ट पर शहनाई बजाई थी, रेड फोर्ट लाल किले पर। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, इनका नाम भी आप लोग याद रखो, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी से याद रखो, इनको बोलते हैं हम लोग मदर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, मदर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक इन इंडिया। कार्नेटिक म्यूजिक की जननी या मदर बोली जाती है एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ये एम एस सुब्बुलक्ष्मी है फर्स्ट म्यूजिशियन, फर्स्ट म्यूजिशियन जिनको भारत रत्न मिला, फर्स्ट म्यूजिशियन हु वॉन भारत रत्न इन द ईयर 1998। एम एस सुब्बुलक्ष्मी पहली म्यूजिशियन जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। और सेकंड बनते हैं पंडित रविशंकर 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है इन विच स्टेट या यूटी हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, इनमें से कौन से स्टेट में यूटी में हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। हेमिस, हेमिस आपको याद होना चाहिए, हेमिस फेस्टिवल देखने को मिलता है हमें लद्दाख के अंदर, लद्दाख।
इसका आंसर सही आंसर बनेगा लद्दाख में देखने को मिलता है हेमिस फेस्टिवल। लद्दाख पहले स्टेट यानी जे एंड के पहले एक स्टेट होती थी, उसके बाद वो 2 यूटीज में टूट जाती है और लद्दाख बनता है यूटी ऑन 31 अक्टूबर 2019। हेमिस नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है हमें, हेमिस नेशनल पार्क देखने को मिलता है लद्दाख के अंदर और ये फेमस है फॉर स्नो लेपर्ड के लिए। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड के लिए देखने को मिलता है हमें हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। याद रखें आप लोग ये सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following is the largest artificial lake of India? ये क्वेश्चन भी अभी जो रिसेंटली सीजीएल एग्जाम हुआ है प्री 2024 उसमें आ चुका है और इसका आंसर की में दिया गया था भोपाल लेक। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया, एशिया की सबसे बड़ी झील भोपाल लेक, आर्टिफिशियल की बात कर रहा है। इसका आंसर आप लोग मार्क करें भोपाल लेक। लेक के बारे में आपको काफी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपसे पूछी जाए लार्जेस्ट सोल्ट वाटर या फिर ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, सोल्ट वाटर लेक कौन सी है इंडिया के अंदर, लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक इन इंडिया, तब आपको आंसर करना है चिल्का। इस लेक का नाम है चिल्का लेक, जो कि हमें उड़ीसा में देखने को मिलती है, उड़ीसा में। अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया कौन सी है, लॉन्गेस्ट लेक, सबसे लंबी झील कौन सी है, तब आपको आंसर करना है वेम्बनाड, वेम्बनाड लेक, जो कि हमें केरला में देखने को मिलती है, केरला करीब 92 किलोमीटर की रेंज में। अगर क्वेश्चन बने लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तब आप लोग आंसर करोगे वूलर, वूलर लेक। ये देखने को मिलती है हमें जे एंड के यानी जम्मू कश्मीर। वूलर में आप लोग याद रखो झेलम रिवर, झेलम जो रिवर है उसका पानी आता है, झेलम, वूलर लेक। कुछ और लेक याद कर लो आप लोग। चिल्का लेक जैसे कि हमने बात करी उड़ीसा के अंदर है और लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक है। डल लेक, डल झील हमें देखने को मिलती है जे एंड के अंदर, नैनी उत्तराखंड। कुछ और लेक के नाम याद रखो जैसे कि पुलिकट और कोलेरू, पुलिकट लेक और कोलेरू, पुलिकट और कोलेरू लेक ये दोनों ही हमें देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पुलिकट एंड कोलेरू इंपॉर्टेंट लेक्स। सांबर लेक याद रखो, सांबर लेक, सांबर लेक देखने को मिलती है हमें राजस्थान, सांबर लेक राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज नॉट रिटन बाय, इनमें से कौन सा प्ले है जो हर्षवर्धन राजा ने नहीं लिखा। हर्षवर्धन राजा के बारे में आपको बातें पता होनी चाहिए। हर्षवर्धन ये बिलोंग करते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी से, वरदान वंश, इनके पीछे नाम के वर्धन लगा हुआ है यानी वरदान वंश या फिर पुष्यभूति, पुष्यभूति वंश, वरदान डायनेस्टी या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी बिलोंग करते हैं हर्षवर्धन। पुष्यभूति डायनेस्टी की पहले कैपिटल होती थी, पहले अर्लियर इन कैपिटल थी थानेश्वर, थानेश्वर, पर हर्षवर्धन करते हैं कैपिटल शिफ्ट, हर्षवर्धन कर देते हैं कैपिटल चेंज थानेश्वर से कन्नौज, थानेश्वर से अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं कन्नौज। थानेश्वर देखने को मिलता था हरियाणा में और कन्नौज हमें देखने को मिलता है यूपी के अंदर। थानेश्वर टू कन्नौज कैपिटल शिफ्ट करी जाती है किसके, उनसे राजा के द्वारा,
हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन हर्षवर्धन के एक कोर्ट पोइट है, यानी इनके एक दरबारी कवि हैं, इनका नाम है भानभट्ट। भानभट्ट भानभट्ट लिखते हैं बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन की बायोग्राफी, जिसका नाम था हर्षचरिता। हर्षचरिता नाम की बुक, यानी बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी, उसके कोर्ट पोएट जिसका नाम था भानभट्ट। भानभट्ट की एक और बुक याद रखो, कदम्बड़ी। कदम्बड़ी और हर्षचरिता बुक रिटन बाय भानभट्ट। और हर्षवर्धन खुद राइटर है, ये जो राजा जो है हर्षवर्धन, ये खुद राइटर है। और लिखते हैं 3 बुक, तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये तीनों बुक्स रिटन या फिर प्ले रिटन बाय हर्षवर्धन। तो इसका आंसर बनेगा सही फर्स्ट, फर्स्ट इसका आंसर बनेगा। विक्रम और वसीयम, ये प्ले हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी की जो तीनों है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये तीनों ही रिटन बाय हर्षवर्धन। इसका आंसर बनेगा फर्स्ट, हर्षवर्धन राजा। हर्षवर्धन के टाइम पर आपको याद रखना है, सेकंड चाइनीज ट्रेवलर इंडिया में आया था, सेकंड चाइनीज ट्रेवलर, जिसका नाम था ह्यून सांग। ह्यून सांग सेकंड चाइनीज ट्रेवलर इंडिया में आता है एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन, ह्यून सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा आर्टिकल बात करता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन सा आर्टिकल बोल रहा है कि हमारा एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल 63 में बताता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। जैसे आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, ऐसे ही जो हमारा 52 नंबर आर्टिकल है वो बात करता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 52, 52 नंबर आर्टिकल बात करता है प्रेसिडेंट के बारे में। 63 नंबर आर्टिकल बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। कुछ बातें याद रखो आप लोग, आप लोग याद रखो आर्टिकल नंबर 64, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और ये बात करता है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा, जो हमारा वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो होगा एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति होगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट, ये बात कर रहा है आर्टिकल नंबर 64। आर्टिकल नंबर 64 बात करता है हमारा जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होगा। राज्यसभा आपको पता होगा पार्लियामेंट के अंदर हमारी 2 हाउस है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो सभापति होगा वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, और लोकसभा का सभापति होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज जो चाहिए वो है 35 ईयर्स, मिनिमम एज। प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज है 35 साल। आर्टिकल नंबर 61 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बात करता है इम्पीचमेंट।
इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का महाभियोग यानी हटाने का तरीका, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 61। और इम्पीचमेंट प्रोसेस हमने लिया है यूएसए की कंट्री से, यूएसए से बोरो किया इम्पीचमेंट का प्रोसेस यानी महाभियोग का प्रोसेस। और ये आर्टिकल नंबर बात करता है 61 नंबर आर्टिकल बात कर रहा है वैकेंसी, वैकेंट सीट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की कैसे भी करके सीट खाली हो जाती है, वैकेंट हो जाती है, तो उसको फिल करना होता है उसी टाइम, और नेक्स्ट 6 मंथ में इलेक्शन हो जानी चाहिए। वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट सीट की बात कर रहा है आर्टिकल नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगला सवाल देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज प्रो कबड्डी एस्टेब्लिश्ड। इनमें से कौन से ईयर में प्रो कबड्डी इंडिया में आई थी? प्रो कबड्डी कौन से ईयर से स्टार्ट हो गई है? प्रो कबड्डी, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर है और ये स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 2014 में। 2014 में रिसेंटली अभी ये जो प्रो कबड्डी है वो चल रही है, अभी इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इससे पहले वाली जो प्रो कबड्डी हुई थी 2023 की, उसके आपको रिजल्ट याद रख लो, उसमें विनर रही थी पुनेरी, पुनेरी पल्टन। 2024 के भी ऑनगोइंग है प्रो कबड्डी। आईएसएल याद रखो, आईएसएल लीग जो होती है फुटबॉल में खेली जाती है, आईएसएल इंडिया की लीग है, इंडियन सुपर लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर परमिशन ऑफ होम। इनमें से किसकी परमिशन से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मनी बिल आ सकता है? मनी बिल, मनी बिल यानी यहाँ पर पैसे की बात हो रही है। मनी बिल का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, मनी बिल का आर्टिकल आता है 110। 110 आर्टिकल बात करता है डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, 110 नंबर आर्टिकल। जैसे आर्टिकल ये जो 100 मनी बिल है ये पार्लियामेंट के अंदर भी आ सकता है और ऐसे ही आ सकता है हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। आपको दो चीज याद रखनी है, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट है, ऐसे ही स्टेट के अंदर होता है स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, जिसके अंदर दो हाउस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे ही हमारी पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा होती है, बिल्कुल सेम टू सेम फंक्शन देखने को मिलता है यहाँ पर हमें असेंबली का। और हमने पढ़ा है कि मनी बिल जो होता है वो हमेशा सिर्फ कहां पर आ सकता है? लोकसभा के अंदर, यानी मनी बिल हमेशा इंट्रोड्यूस करा सकता है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर मनी बिल नहीं आएगा। ऐसे ही हम स्टेट की बात करें, राज्यों की बात करें, तो ये कहां पर आ सकता है? असेंबली में आ सकता है। और लोकसभा में आने से पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती है, प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी लोकसभा में लाने के लिए। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नर की। तो इसका आंसर बनेगा गवर्नर, क्योंकि जो फंक्शन प्रेसिडेंट हमारे पूरे इंडिया में परफॉर्म कर रहा है वही सेम फंक्शंस गवर्नर के होते हैं किसी भी स्टेट के अंदर। दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्रेसिडेंट के फंक्शन जो हमारे पूरी कंट्री में होंगे वही सेम फंक्शन परफॉर्म करे जाएंगे गवर्नर के द्वारा किसी स्टेट में। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये मनी बिल किसकी परमिशन से आएगा? गवर्नर की परमिशन से। इतनी बातें याद रखो आप लोग। मनी बिल के बारे में कुछ और बात याद रखो। मनी बिल के मामले में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। जॉइंट सिटिंग जिसका नंबर आर्टिकल होता है 108, जिसको बोरो करा हमने यूएसए के, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट सिटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस की जॉइंट मीटिंग। अगर किसी डिसीजन पर कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा तो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं और बुलाते कौन है? यानी ये जो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है बाय प्रेसिडेंट, और जॉइंट सिटिंग जो होती है वो चेयर की जाती है बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो यहाँ पर बात आपको याद रखनी है कि मनी बिल के मामले पे जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, और मनी बिल हमेशा आता है लोकसभा के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 गैप देखने को मिला मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में। साक्षरता दर में गैप कितने परसेंट का देखने को मिला हमें 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। तो लिटरेसी रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया की, पूरे इंडिया की लिटरेसी रेट हमें देखने को मिल रही थी 74.04%। ये लिटरेसी रेट ऑफ ओवरऑल इंडिया। मेल्स की हमें देखने को मिल रही थी कुछ 82.14%। फीमेल्स की देखने को मिल रही थी हमें 65 पॉइंट समथिंग। इनका जो गैप आएगा वो करीब करीब आता है 16.68। तो इसका आंसर बनेगा ये। मेल और फीमेल की जो गैप देखने को मिला था हमें, गैप देखने को मिल रहा है हमें 16.68%। तो इसका आंसर बनेगा 16.68%। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, यानी इतने परसेंट मेल्स पढ़े लिखे थे, इतनी परसेंट फीमेल्स पढ़े लिखे, और इंडिया में जो जनसंख्या है वो इतनी परसेंट पढ़ी लिखी थी। लिटरेसी वर्ड याद रखो आप लोग। हम किसको लिटरेट पर्सन बोलेंगे? हम किस पर्सन को लिटरेट पर्सन, पढ़ा लिखा हम बोलेंगे? अगर वो 7 साल का है, यानी 7 ईयर्स और अबाव है, 7 साल से कोई पर्सन ज्यादा है, 7 ईयर्स एंड अबाव, वो अगर लिख रहा है, ही कैन राइट एंड रीड, अगर वो लिख पा रहा है, पढ़ पा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं लिटरेट पर्सन। पर आपको ये एज याद रखनी, कितनी साल की उम्र चाहिए? 7 ईयर्स। लिटरेट बोलने के लिए कितनी साल उम्र चाहिए? 7। याद रखो आप लोग ये एज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है, इन विच ईयर वॉज डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च? कौन से ईयर में डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 2015 में। 2015 में लॉन्च होता डिजिटल इंडिया मिशन। 2015 में आप लोग एक और चीज याद रखो, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है। नीति आयोग, नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने। नीति आयोग के जो मिशन चेयरपर्सन रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर। दो 2014 में याद रखो स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। 2017 में याद रखना आपको जीएसटी लाया गया, जीएसटी टैक्स। सभी अलग अलग टाइप के टैक्स को मर्ज करके जीएसटी टैक्स लाया गया 1 जुलाई, 1 जुलाई 2017 को। 2016 में आपको पता होगा डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। तो चलिए क्लास में हम लोग रखते हैं इतना ही। इसके आगे के सवाल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस क्लास, अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ये जो हमारा 45 डे चैलेंज है ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, तो आपको लास्ट तक बनना है। ये थी हमारी 6th क्लास। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।